हाय फ्रेंड्स, हैप्पी न्यू ईयर 2025 टू ऑल ऑफ यू। देखिए, मेरे साथ साथ आरबीआई ने भी हमें हैप्पी न्यू ईयर बोला है। हर साल की तरह आरबीआई भी अपना बॉन्ड लेकर आया है और ये तो कंटिन्यूअस ही रहता है आरबीआई के बॉन्ड, लेकिन कुछ रूल्स थोड़े थोड़े से चेंज होते हैं। तो आज की वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ही अच्छा है जिन्हें एफडी से कुछ अच्छा चाहिए और उसे सेफ चाहिए। कुछ लोगों को म्यूचुअल फंड नहीं चाहिए, सेफ चाहिए, इन्वेस्टमेंट भी करना है, सेफ भी करना है, शॉर्ट टर्म भी करना है। तो देखिए, 3 बेनिफिट तो मैंने वीडियो के स्टार्ट में आपको बोल दिया। अच्छी इन्वेस्टमेंट, बेटर देन एफडी, रिटर्न में भी बेटर, सेफ्टी में बेटर और शॉर्ट टर्म भी। तो अभी सारी बोल दूंगा तो वीडियो कहाँ से देखेंगे। अब देखिए, टॉप पर लिखिए मेरी वेबसाइट्स का नाम topupdates.in, ये मेरी फाइनेंस की वेबसाइट है, यहाँ विजिट कीजिए। चलिए फटाफट वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप टाइटल देख रहे हैं, आपको टाइटल से पता चल गया होगा, आरबीआई बॉन्ड्स 2025 वंडरफुल सेविंग्स स्कीम। चलिए हम लोग फटाफट वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग थोड़ा इंट्रो डिस्कस कर ले तो होता क्या है। देखिए, आरबीआई बॉन्ड क्या होता है, एक बहुत ही बेहतरीन सेविंग्स स्कीम है, 100% सेफ है और ये हमारा रेगुलेट आरबीआई करता है। हालांकि इसकी डिस्ट्रीब्यूशन कैसी होती है वो हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन आरबीआई ही पूरी तरह से रेगुलेट करता है। हम लोग इससे जो रिटर्न मिलता है तो उसको हम लोग प्रैक्टिकली तो इंटरेस्ट बोलेंगे, लेकिन आगे हम टेक्निकल टर्म यूज करेंगे कि इंटरेस्ट क्या होता है वहाँ पे आरबीआई में। अब देखिए क्या होता है कि आरबीआई इशू करता है, लेकिन हमें आरबीआई से डायरेक्ट नहीं मिल सकता। आरबीआई डायरेक्ट सेल नहीं करती। आरबीआई कैसे सेल करती है? बैंक्स के थ्रू करती है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पर मूव करते हैं। देखिए कैसे होता है, डिटेल्स देखिए। डिटेल्स आप देखेंगे कि जब हम बॉन्ड लेते हैं तो हमारा क्या पहले ही बात हो गई 100% सेफ होता है। अच्छा, क्रेडिबिलिटी, आरबीआई की क्रेडिबिलिटी पर कौन फिंगर रेज कर सकता है? ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से रेगुलेटेड आरबीआई है या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से रेगुलेटेड जितनी चीज़ें हैं, तो हम तो उनकी क्रेडिबिलिटी पर क्रेडिबिलिटी पर कोई डाउट कर नहीं सकते हैं। अब देखिए क्या होता है, यहाँ पर हम एक जो है वन टाइम इन्वेस्टमेंट करते हैं। ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट का मतलब ये नहीं कि एक ही आरबीआई बॉन्ड ले सकते हैं हम एक से ज़्यादा आरबीआई बॉन्ड ले सकते हैं, लेकिन इन्वेस्टमेंट होता है वन टाइम। अब क्या होता है कि हम 1 आरबीआई बॉन्ड भी परचेज कर सकते हैं और मोर देन 1 भी परचेज कर सकते हैं। इसमें हम 1000 के मल्टीपल में परचेज कर सकते हैं। मिनिमम इन्वेस्टमेंट 1000 की होती है, फिर 1000 का मल्टीपल आप 0 लगाते जाइए, 5 से मल्टीप्लाई कर दिए, बहुत से होते हैं। 1000 का ले सकते हैं, 1 लाख का ले सकते हैं, 5 लाख का, 5 करोड़, 50 करोड़, जिसकी जितनी कैपेसिटी उस तरह से ले सकते हैं। अब क्या होता है कि टेन्योर इसकी 7 इयर्स होती है। तो देखिए अभी जो हम लोगों ने बात की थी बिगनिंग में कि टेन्योर 7 इयर्स है। 7 इयर्स के टेन्योर को तो शॉर्ट टर्म में मानना चाहिए, वैसे लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म के ठीक बीच है, तो हम लोग इसको शॉर्ट टर्म एक तरह से कंसीडर कर सकते हैं। तो 7 इयर्स की टेन्योर भी बहुत अच्छी है और प्री मैच्योरिटी की ऑप्शन है। हालांकि इसमें थोड़ी रिस्ट्रिक्शन है, प्री मैच्योरिटी सबके लिए नहीं है, वो एज पर डिपेंड करता है। चलिए हम लोग नेक्स्ट स्लाइड डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में आप देखेंगे कि कैसे कोई भी इंडियन सिटीजन, चाहे वो मेजर हो, माइनर हो या फिर एल्डरली हो, एल्डरली का मतलब 60 प्लस हो, या फिर माइनर हो, मेजर 18 प्लस हो गए, तो कोई भी ले सकते हैं। एचयूएफ भी इन्वेस्ट कर सकता है, लेकिन किसी ट्रस्ट के नाम से, किसी कंपनी के नाम से, पार्टनरशिप फर्म या प्रोप्राइटरशिप फर्म के नाम पर हम नहीं ले सकते। अब देखिए क्या होता है, एनआरआई नहीं ले सकते। अगर फ्रेश बॉन्ड खरीदना हो तो एनआरआई नहीं ले सकते, लेकिन ऐसा हो सकता है कि किसी पर्सन ने, इंडिया के रेसिडेंट हैं, किसी पर्सन ने आरबीआई बॉन्ड खरीदा, लेकिन खरीदने के बाद आफ्टर परचेजिंग वो किसी वजह से एनआरआई की स्टेटस उनकी हो गई, वो शिफ्ट हो गए कहीं जॉब के लिए, कंपनी के लिए, कैसे भी, तो एनआरआई की स्टेटस हो गई। तो क्या होता है कि कोई बात नहीं, उन्होंने 7 इयर्स के लिए इन्वेस्ट किया है, उनकी मैच्योर होगी, मैच्योरिटी अमाउंट वो ले लेंगे। तो इस तरह से हम एनआरआई डायरेक्ट फ्रेश नहीं खरीद सकते, लेकिन अगर खरीदने के बाद उनकी स्टेटस एनआरआई हो गई तो वो वैलिड है और मैच्योरिटी पीरियड तक वो कंटिन्यू करेगा, उसके बाद हम विड्रॉ कर सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट स्लाइड में आप इसके बारे में जानते हैं। तो बैंक्स अवेलेबल टू बाय द आरबीआई बॉन्ड्स। अब क्या होता है कि जैसे हम लोगों ने अभी भी डिस्कस किया कि आरबीआई इशूइंग एजेंसी है, इशू करती है बॉन्ड, रेगुलेट करती है, कंट्रोल करती है, सब कुछ, मतलब प्राइमरी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आरबीआई लेती है खुद पर। आरबीआई ही सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है, लेकिन क्या होता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के बाद भी वो सेल नहीं करती।
पोस्ट ऑफिस में नहीं मिलता है। आप एक चीज़ किसी को पोस्ट ऑफिस में परचेज करते हैं कुछ लोग, तो पोस्ट ऑफिस में नहीं मिलता है। आरबीआई ने सर्टेन बैंक्स को इंटरमीडियरी बनाया हुआ। आप सबको पता है इंटरमीडियरी क्या होता है, जो किसी के बिहाफ पर काम करते हैं, आरबीआई के बिहाफ पर बैंक सेल करते हैं, तो इंटरमीडियरी हो गया। बैंक में देखिए आप कौन कौन से बैंक हो गए, देखिए ऐसे तो बहुत से बैंक हैं, लेकिन थोड़े मेन बैंक बोलूँ, देखिए क्या होता है। एसबीआई हो गया, पीएनबी हो गया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया हो गया, इंडियन ओवरसीज हो गए, एक्सिस बैंक हो गई, यूको बैंक हो गया, एचडीएफसी हो गई, आरडीबीआई, आईसीआईसीआई, ऐसे ये तो कुछ लिस्ट में नाम है, थोड़े और भी बैंक्स होते हैं। तो ये बैंकों के थ्रू सेल की जाती है, बैंकों के नाम हमारे लिस्ट में है, और थोड़े और बैंक भी हो सकते हैं। अब क्या होता है कि इसमें बॉन्ड नाम सुनकर ऐसा लगता है कि कुछ किस टाइप का बॉन्ड होता है। तो देखिए बॉन्ड क्या होता है, एक सर्टिफिकेट होती है, सिर्फ एक सर्टिफिकेट होता है। हमें बैंक क्या करता है, एक ब्लैंक पेपर पर एक सर्टिफिकेट इशू करता है, प्लेन पेपर पर। उसी सर्टिफिकेट के अंदर एक चीज़ हमें मिलता है, उसका नाम है बीएल अकाउंट, बॉन्ड लेजर अकाउंट। देखिए बीएल अकाउंट मिलती है सर्टिफिकेट के अंदर, जो हमें अकाउंट मिलता है उसका नाम होता है बीएल अकाउंट, बॉन्ड लेजर अकाउंट। तो क्या होता है कि ये सर्टिफिकेट ही सब कुछ होता है, ये प्लेन पेपर यही सब कुछ होता है। हाँ, कुछ लोग इसे डिजी लॉकर में रख लेंगे, कुछ लोग इसकी पीडीएफ बना के रख लेंगे, कुछ लोग इसे सेव कर लेंगे सिस्टम पर। तो ये आपकी सब कुछ यही होती है। 7 ईयर्स के बाद अपने आप मैच्योर हो जाता है, हमें कुछ नहीं करना है, हमारे बैंक में जो होना होगा हमारे अकाउंट में रिटर्न आ जाएगी। तो 7 ईयर्स के बाद ये खुद से मैच्योर हो जाता है और हमारे अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है। तो आप देखिए क्या क्या इसको मोड ऑफ वर्किंग क्या है, कूपन रेट क्या है, इंटरेस्ट क्या है। तो जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं कूपन रेट है, तो कूपन रेट क्या होता है, इनफैक्ट ये दैट इज इंटरेस्ट होता है। ये इंटरेस्ट वर्ड यूज नहीं होता आरबीआई बॉन्ड में, इंटरेस्ट रेट यूज नहीं करते, लेकिन ये वहाँ पे वर्ड कूपन रेट के नाम से चलता है। तो हम लोग क्या करते हैं, सब कुछ प्रैक्टिकली समझना है हम लोगों को। तो प्रैक्टिकली समझने के लिए हम लोग अभी फिलहाल कूपन रेट को इंटरेस्ट बोल देते हैं। तो इंटरेस्ट का देखिए क्या सिस्टम है। अभी जो रनिंग इंटरेस्ट रेट है 8.05%, आप देख सकते हैं कोई एफडी नहीं देती। सीनियर सिटीजन की एफडी भी इतना देती है कि नहीं, मुझे और एक बार स्टडी करना होगा, लेकिन हाँ चलिए सीनियर सिटीजन की एफडी भी ऑलमोस्ट इससे थोड़ा स्लाइटली लेस देती है। तो क्या होता है 8.05%, एक तो बहुत अच्छा इंटरेस्ट रेट है। अब क्या होता है कि कूपन रेट क्या होता है, आप समझिए इसको, कि ये कूपन रेट आपको देता है 8.05% आजकल, लेकिन ये कीप्स चेंजिंग है, फ्लोटिंग होता है, 6 मंथ में चेंज होता है। तो होप करते हैं कि ज़्यादा ही हो जाए, फ्लोटिंग रेट है, 8.05% फिक्स नहीं है, ये कीप्स चेंजिंग आफ्टर एवरी 6 मंथ। तो जब एवरी 6 मंथ चेंज होगी तो हम बेटर साइड अगर सोचें तो ज़्यादा भी हो सकता है। अब क्या होता है, एक चीज़ समझिए, कब कब ये रेट अप्लीकेबल होता है। ये देखिए 2 डेट आप नोट कीजिए, 30 जून एंड 31 दिसंबर। ये 2 डेट्स होते हैं जब हमारे अकाउंट में इंटरेस्ट आता है। 30 जून में जैसे हमने परचेज किया, सपोज हमने परचेज किया अपना आरबीआई बॉन्ड, तो आज अगर हम इन्वेस्ट करते हैं, मान लो हमने मई में इन्वेस्ट किया या अप्रैल में इन्वेस्ट किया, तो क्या होता है कि हमारा पहला इंटरेस्ट 30 जून को आएगा और दूसरा 31 दिसंबर को आएगा। कैसे, किसी ने किया सितंबर में तो उनकी पहली इंटरेस्ट दिसंबर में आएगी, किसी ने किया अप्रैल में तो उनकी पहली इंटरेस्ट 30 जून को आएगी। तो ये 2 डेट्स हैं, जबकि ये 8.05% के रेट से हमारे अकाउंट में इंटरेस्ट क्रेडिट हो जाती है। अब देखिए क्या होता है कि अब कूपन रेट कब कब अनाउंस होता है। देखिए 1 जनवरी और आपकी 1 जुलाई, ये 2 ऐसे डेट्स हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं आरबीआई बॉन्ड के रिगार्डिंग। 2 डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, 1 जनवरी एंड 1 जुलाई। उसमें क्या होता है कि इसमें नए नए कूपन रेट अनाउंस होते हैं। जैसे अभी 8.05% कूपन रेट है, तो उस समय 8.07 हो जाए या 8.04 हो जाए, दोनों साइड जा सकता है। तो ये 1 जनवरी और 1 जुलाई बहुत ही रेलेवेंट डेट है। अब देखिए क्या होता है कि एक खास बात है, एनएससी सब लोग जानते हैं, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। तो नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट भी सेफ है, लोग लेते हैं, लेकिन क्या होता है कि एक खूबी क्या है आरबीआई बॉन्ड की कि नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट से 0.35% हमेशा ज़्यादा इंटरेस्ट देती है। ये ऑलमोस्ट फिक्स ही होती है। पहले आरबीआई क्या करते थे, आरबीआई की बॉन्ड जो पहले आती थी उसमें क्या होता था कि 7.75% के रेट से फिक्स कर दिया जाता था इंटरेस्ट को। देखिए कितने रेट से, 7.75% के रेट से फिक्स कर दिया जाता था। लेकिन क्या हुआ कि बाद में हमारे लिए अच्छा हुआ, इन्वेस्टर्स के लिए अच्छा हो गया कि फ्लोटिंग रेट रखा। फ्लोटिंग रेट में आप पॉजिटिव होप कीजिए, ज़्यादा पॉजिटिवली सोचते हैं कि चलिए 7.75% पहले फिक्स कर देते थे तो आपके पूरे साल तक
या पूरे 7 ईयर्स तक, साल तक नहीं, पूरे 7 ईयर्स तक आपको यही इंटरेस्ट मिलती थी 7.75%। आपको ज़्यादा या कम नहीं मिलता था। लेकिन अब फ्लोटिंग है। फ्लोटिंग में क्या है कि जब कब कब चेंज होता है, आप देखिए, हम लोगों ने अभी भी डिस्कस किया, 6 मंथ्स में चेंज होते हैं। फ्लोटिंग रेट, कूपन रेट फ्लोटिंग है, जिसे इंटरेस्ट रेट बोल देता हूँ प्रैक्टिकली समझने के लिए। इंटरेस्ट का जो रेट होता है कूपन रेट, वो फ्लोटिंग है। तो एवरी 6 मंथ्स अगर चेंज होगा, पहले 7.75% पर फिक्स कर देते थे, तो उससे अब बेटर हो चुका है। अब क्या होता है, ये कब चेंज होता है अभी भी देखिए, कब होता है, 1 जनवरी एंड 1 जुलाई। और किस डेट को हमने इन्वेस्ट किया उस पर डिपेंड नहीं, हमारी इन्वेस्टमेंट किस डेट को, इस पर डिपेंड नहीं करता। 1 जनवरी एंड 1 जुलाई को कूपन रेट नई वाली वैलिडेट हो जाती है और इम्प्लीमेंट हो जाती है। अब देखिए नेक्स्ट, इस थोड़े से और डिटेल हम लोग डिस्कस करते हैं। तो थोड़े से डिटेल, तो हम लोग कैश में अगर करना चाहें तो 20,000 तक कर सकते हैं। उसके ऊपर की अमाउंट हम कैश में नहीं कर सकते। चाहे तो आप डिमांड ड्राफ्ट दीजिए, चेक दीजिए या ऑनलाइन पेमेंट कीजिए, लेकिन आप कैश 20,000 तक ही कर सकते हैं। अब देखिए, अगर आप कोई अकाउंट खोलते हैं आरबीआई बॉन्ड के अंडर, एक अकाउंट खुलता है, तो वो सिंगल भी हो सकता है और ज्वाइंट भी हो सकता है। देखिए अकाउंट कैसा हो सकता है, सिंगल भी हो सकता है इंडिविजुअल नेम से भी, और ज्वाइंट भी हो सकता है। अब सिंगल और ज्वाइंट अकाउंट की डिटेल में भी नहीं जाऊंगा, वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी कि उसके क्या मीनिंग होते हैं, क्या सिस्टम होती है। लेकिन आपने सबने सुन ही रखा है कि सिंगल अकाउंट भी होता है और ज्वाइंट अकाउंट भी होता है। तो ज्वाइंट अकाउंट के अपने अलग एडवांटेज होते हैं। तो क्या होता है कि गार्डियन भी अपने माइनर किसी बच्चे के लिए ये इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर कोई किसी के पेरेंट्स नहीं गार्डियन हैं तो अपने माइनर के लिए भी कर सकते हैं, या पेरेंट्स हैं तो भी अपने माइनर के लिए कर सकते हैं। अब डेथ हो जाए अगर फर्स्ट अकाउंट होल्डर का, अगर सिंगल अकाउंट होल्डर है तो फर्स्ट अकाउंट होल्डर यानी कि अकाउंट होल्डर का डेथ हो जाए, या फिर अगर आपके जो सेकंड अकाउंट होल्डर की भी डेथ हो गई ज्वाइंट के केस में, तो क्या होता है कि आपके सेकंड पर्सन को पहले फर्स्ट की डेथ होने पर सेकंड पर्सन को ट्रांसफ़र होती है, और अगर जॉइंट अकाउंट है तो अगर दोनों पर्सन की डेथ हो जाती है तो नॉमिनी को ट्रांसफ़र हो जाता है। चलिए हम लोग आगे डिस्कस करते हैं। तब देखिए, प्री मैच्योरिटी की भी फैसिलिटी दी है आरबीआई ने, लेकिन आरबीआई का कहना है कि प्री मैच्योरिटी हम सबको नहीं देंगे। तो आरबीआई ने प्री मैच्योरिटी सर्टेन कंडीशंस, एज के बेसिस पर फिक्स है। 60 ईयर्स के जो हैं उनको मिल सकती है, और 60 ईयर्स से अबव लोगों को, मतलब हम कह सकते हैं 60 ईयर्स और अबव उनको मिलती है। सबके अलग अलग तरीके होते हैं। तो अगर मान लीजिए 60 ईयर्स की कोई हैं, तो 60 to 70 की ब्रैकेट में जो लोग आते हैं, किस ब्रैकेट में, 60 to 70 ईयर्स की ब्रैकेट में जाते हैं, तो उनकी प्रीमेच्योरिटी 6 ईयर्स के बाद ले सकते हैं। वो प्लान शुरू होने के, जैसे प्लान लिया था 7 ईयर्स के लिए, इन्वेस्टमेंट किया था 7 ईयर्स के लिए, लेकिन 60 to 70 ईयर्स के ब्रैकेट में जितने सिटीजन्स, जितने लोग हैं, वो 6 ईयर के कंप्लीट होने के बाद प्री मैच्योर अकाउंट को भी अपना विड्रॉल ले सकते हैं। अब देखिए, अगर 70 to 80 की एज ग्रुप है, 70 to 80 की ब्रैकेट है, तो उसमें थोड़ा और बेनिफिट, मतलब उनकी एज बढ़ रही है तो उनको बेनिफिट तो मिलना ही चाहिए, क्यों नहीं मिलेगी, उनकी एज भी तो बढ़ रही है। 70 to 80 ईयर वाले को कहा है कि आपके 5 ईयर्स भी कंप्लीट हो गए तो आप विड्रॉ कर सकते हैं प्री मैच्योर। लेकिन अगर वही एज ब्रैकेट अबव 80 जा रही है तो अबव 80 वाले को क्यों नहीं मिलेगा, नेचुरल है, मिलना चाहिए। तो उनको 4 ईयर्स के बाद भी क्लोज करने की फैसिलिटी गवर्नमेंट ने दी है, आरबीआई ने दी है। अब देखिए कि किसी भी कंडीशन में ये उनके कंडीशन ऐसे हैं जो थोड़े फिक्स्ड है। जैसे ये जो बना दिया उन्होंने 60 to 70 ब्रैकेट वाले का 6 ईयर्स कंप्लीट होने पर, 70 to 80 एज ग्रुप की 5 ईयर्स के बाद, और अबव 80 को 4 ईयर्स के बाद। ये ब्रैकेट वो नहीं तोड़ेंगे, चाहे कोई भी मेडिकल कंडीशन हो, कोई मेडिकल इमरजेंसी आ जाए, तो ये रूल नहीं तोड़ेंगे। आप प्री मैच्योर नहीं कर पाएंगे, आपको वो कंडीशन पूरा करना होगा अपने एज ग्रुप की। अब क्या होता है कि इसीलिए मेरा भी सजेशन है, और सारे फाइनेंशियल एडवाइज़र आपको सजेशन देंगे, जितने फाइनेंशियल एक्सपर्ट है सारे लोग सजेशन देंगे कि देखिए, ऐसे कभी किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट करने के पहले बैकअप रखना चाहिए। बैकअप किसी भी तरह से एफडी के फॉर्म में हो सकता है, एफडी तो फ्लेक्सिबल होती है, हम निकाल सकते हैं, या हम सेविंग्स अकाउंट में भी रख सकते हैं। एफडी के मैं ये नहीं कहूँगा म्यूचुअल फंड कभी बैकअप नहीं है। बैकअप सबसे अच्छा है एफडी कर लेना चाहिए, या अपने सेविंग्स अकाउंट में रखना चाहिए। और भी तरीके होते हैं, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सजेशन आप ले सकते हैं। तो बैकअप के बिना ये काम नहीं करना चाहिए। अब देखिए नेक्स्ट, हम लोग अब ये डिस्कस करेंगे कि सिंगल अकाउंट और जॉइंट अकाउंट की क्या क्या उसमें कंडीशंस होते हैं, क्या क्या सिस्टम उसके लिए होल्ड करता है। तो देखिए क्या होता है कि जॉइंट अकाउंट में एक खूबी है कि जॉइंट अकाउंट में ये खूबी है कि
सपोज ब्रदर एंड सिस्टर हैं, सपोज हस्बैंड एंड वाइफ हैं, ज़्यादातर तो जॉइंट अकाउंट हस्बैंड एंड वाइफ के होते हैं, कभी कभी दो ब्रदर्स खोल लेते हैं, कभी ब्रदर एंड सिस्टर हो सकते हैं, तो इस तरह रिलेशन में भी लोग करते हैं, लेकिन ज़्यादातर क्या होता है हस्बैंड एंड वाइफ होते हैं। तो जॉइंट अकाउंट में अगर कोई भी अकाउंट होल्डर, चाहे फर्स्ट अकाउंटर हो, प्राइमरी हो या सेकंड सेकेंडरी हो, फर्स्ट को प्राइमरी बोलते हैं, सेकंड को सेकेंडरी बोलते हैं, तो कोई भी अकाउंट होल्डर फर्स्ट या सेकंड अगर कोई भी एज क्राइटेरिया को पूरी करते हैं 60 ईयर्स और अबव वाली क्राइटेरिया, तो उनको एडवांटेज मिलती है। जैसे मान लीजिए कि वाइफ की एज इन्वेस्टमेंट के टाइम पर वाइफ की एज है 58 ईयर्स और हस्बैंड की एज है 61 ईयर्स। देखिए वाइफ की एज है 58 ईयर्स और हस्बैंड की एज है आपकी ज्वाइंट अकाउंट होल्डर हस्बैंड है और उनकी एज है 61 ईयर। अब देखिए तो क्या है, वाइफ तो वैलिड नहीं है, प्री मैच्योरिटी बेनिफिट के लिए वाइफ वैलिड नहीं है, लेकिन क्योंकि जो ज्वाइंट अकाउंट है तो किसी एक की क्राइटेरिया पूरी होने पर भी वो सारे बेनिफिट मिल जाते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए कि आपका एज इन्वेस्टमेंट के दिन पर 60 नहीं था तो आपको नहीं मिलेगी, इन्वेस्टमेंट के दिन होना चाहिए, इन्वेस्टमेंट के टाइम पर होना चाहिए। अब देखिए क्या होता है कि एक चीज़ और होता है कि अगर आप प्री मैच्योरिटी की बेनिफिट लेते हैं, प्री मैच्योर क्लोज करते हैं अपने आरबीआई बॉन्ड को, तो एक चीज़ होता है वो भी बहुत ज़्यादा नहीं होती है, पेनल्टी बहुत ज़्यादा नहीं है। देखिए आपको सुनने में लगेगा 50%, आपको सुनने में क्या लगेगा 50% लगेगा, लेकिन सुनने में 50% लगेगा, लेकिन क्या होता है कि ये इनफैक्ट 50% होता नहीं है। देखिए पेनल्टी 50% है ना, तो 50% किसका 50%, देखिए ये 50% जो आपको लास्ट इंटरेस्ट पेमेंट मिली थी, आपके अकाउंट में जो लास्ट इंटरेस्ट पेमेंट आई थी उसका 50% पेनल्टी होता है। तो ये बहुत ही डेंजरस वाली पेनल्टी नहीं है, बहुत खतरनाक वाली नहीं है। अब देखिए हम लोग थोड़ा सा और नॉलेज गेन करते हैं। एप्लीकेशन देते कैसे हैं, देखिए एप्लीकेशन देते कैसे हैं। एप्लीकेशन आप कभी भी देते हैं, कभी भी आप अप्लाई करते हैं प्री मैच्योरिटी के लिए, तो आपको एप्लीकेशन जो प्रोसेस आपकी होगी ना वो 1 जनवरी को होगी या नहीं तो फिर 1 जुलाई को होगी। जैसे किसी ने मान लीजिए कि एप्लीकेशन नवंबर में लगा दिया, तो उनकी कब होगी प्रोसेस एप्लीकेशन, नवंबर के बाद वाला डेट 1 जनवरी आता है वहाँ होगी। किसी ने लगाया था अप्रैल में, तो उनकी कब प्रोसेस होगी 1 जुलाई को। अगर अप्रैल में किसी ने लगाया था तो 1 जुलाई को होगी, और किसी ने अगर नवंबर में लगाया था उनको 1 जनवरी में होगी। ठीक है, बहुत अच्छा। अगर मान लीजिए कि डेथ हो जाए किसी अकाउंट होल्डर का या दोनों का, सिंगल है तो सिंगल है तो उनका डेथ हो जाए, और अगर जॉइंट है तो दोनों की डेथ हो जाए, तो मनी नॉमिनी को ट्रांसफ़र हो जाता है, उसमें मनी नॉमिनी को। अब आप कहेंगे कि मनी नॉमिनी को अगर ट्रांसफ़र हुआ तो अब मैच्योरिटी प्री मैच्योरिटी का क्या होगा, नहीं, प्री मैच्योरिटी उनको नहीं मिलेगी। उनका अकाउंट ट्रांसफ़र हो जाएगा, फंड ट्रांसफ़र हो जाएगा, लेकिन प्री मैच्योरिटी उनको नहीं मिलेगी। हाँ, नॉमिनी की एज खुद ब्रैकेट में अगर आ गई और नॉमिनी ही 60 और अबव हो गए तो वो उस ब्रैकेट की बेनिफिट उनको भी मिलेगी। तो अब हम लोग देखिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट होता है कि इनकम टैक्स क्या डिडक्ट होता है, क्या इनकम टैक्स इस पर लगता है। तो इनकम टैक्स लगता है, लेकिन उतना मैं नहीं मानता हूँ कि बहुत ज़्यादा लग जाता है। देखिए क्या होता है, इंटरेस्ट लगता है, जो टोटल इनकम होती है आपकी उसमें आपका इंटरेस्ट ऐड हो जाता है, और आपकी जो ब्रैकेट चल रही है, आपकी इनकम टैक्स की जो भी ब्रैकेट चल रही होगी, सीनियर सिटीजन वाली ब्रैकेट, कोई अगर 50 प्लस है उनकी ब्रैकेट, कोई 50 बिलो 50 है उनकी ब्रैकेट, तो जो भी आपकी इनकम टैक्स की ब्रैकेट है उस ब्रैकेट में आपको टैक्स लगेगी, टोटल इनकम मानी जाएगी। मतलब जो यहाँ से आपकी इनकम होगी उसको टोटल इनकम में ऐड करके ब्रैकेट बनेगा, वहाँ से आपको इंटरेस्ट लगेगा। टीडीएस भी कटता है 10,000 से। अगर आपकी इंटरेस्ट अगर आरबीआई बॉन्ड से अगर आपकी इंटरेस्ट 10,000 से ज़्यादा है तो नेचुरली आपकी टीडीएस कटेगी, 10,000 से ज़्यादा होने पर कटेगा। अब क्या होता है, कुछ लोग चाहते हैं मेरा टीडीएस ना कटे, तो आप ध्यान रखिएगा कि कुछ लोग जो भी चाहते हैं टीडीएस ना, उनके लिए कि 15G और 15H ये दोनों यहाँ पे वैलिड नहीं होते हैं। अब वह टीडीएस करने के लिए जो यूज करते हैं लोग 15G और 15H, वो यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं है, यहाँ काम नहीं करता है। अब देखिए आप चाहते हैं कि मेरा टीडीएस नहीं कटे, तो उसके लिए प्रोसेस जो है वो अच्छा नहीं लगता लोगों को, टिपिकल है थोड़ा प्रोसेस। उसमें क्या होता है, हर साल इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से आप एग्जाम्पशन की सर्टिफिकेट लीजिए, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में अप्लाई कीजिए, चाहे ऑनलाइन या कैसे भी ऑफिस जाकर आप एग्जाम्पशन की एक सर्टिफिकेट लीजिए और उसको सबमिट करते रहिए एवरी ईयर। तो वो लोगों को थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है,
हम लोग पूरी डिस्कस कर चुके हैं, तो मैं थोड़ा सा एक कंक्लूजन यहाँ पर दूंगा। कंक्लूजन ये है कि आरबीआई बॉन्ड, अभी हम लोगों ने बात की थी कि एफडी से तो बेटर रिटर्न है और सेफ ज़्यादा है, एफडी से रिटर्न भी बेटर है और सेफ भी ज़्यादा है, क्योंकि आरबीआई डायरेक्ट ही कंट्रोल और रेगुलेट करता है। और पीपीएफ से भी बेटर है, पीपीएफ भी फ्लोटिंग होती है, आरबीआई भी बॉन्ड फ्लोटिंग होती है। तो फ्लोटिंग होने के मामले भी स्पेशल बेनिफिट्स क्या मिलते हैं कि यहाँ पर कोई डिपॉजिट की लिमिट नहीं है, और यहाँ पर आप जितनी मर्जी आरबीआई बॉन्ड खरीदें, कोई इन्वेस्टमेंट की लिमिट नहीं है, और 7 इयर्स की ही इन्वेस्टमेंट है, जिसे आप शॉर्ट टेन्योर कंसिडर कर सकते हैं। और जो आरबीआई जब करेगा रेगुलेट, तो सेफ्टी तो है यहाँ और बहुत ही अच्छा माना जाता है। तो लेकिन फिर भी मैं ये आपको सजेस्ट करूँगा, फ्रेंडली ये बताऊँगा कि जब भी इन्वेस्ट करें एक बार फाइनेंशियल एडवाइज़र से आप सजेशन ज़रूर लें। तो हम लोग जल्दी ही दूसरी वीडियो के लिए मिलेंगे, और आप सबको फिर से हैप्पी न्यू ईयर बोलूँगा। लेकिन इसके पहले एक चीज़ मैं ये बताना चाहूँगा कि ये चैनल हमारा देखिए, फाइनेंशियल विजन बाय विजय सिन्हा। आप अभी तक वीडियो पर बने हुए हैं, थैंक यू वेरी मच। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कराइए। जल्दी ही मिलता है एक बहुत ही वंडरफुल वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। हो गया? नहीं हो गया ना, थोड़ा खत्म कर। तुम इसके लिए क्यों